नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। 50 घंटे से जिंदगी बचाने की जिले में नए साल का पहला दिन कुछ मजदूरों के लिए काल बनकर आया। यहां तो शाम के डाडा में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे खनन के दौरान पहाड़ दरकने से कई लोगों की जानें चली गई। अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पहाड़ के मलबे और शिलाओं के नीचे कई लोग दबे हैं। आखिर जिंदगियों को बचाने की इस जंग में हमारी जीत कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन अब कहां तक पहुंचा है, कितना समय लगेगा, क्योंकि लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कोई जिंदा बचा भी है या नहीं बचा, और कितने लोग अभी फिलहाल इस मलबे के नीचे इन कई टन वजनी पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। इसको लेकर क्या रिपोर्ट है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डाडम खनन क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से हड़कंप मच गया। आधा दर्जन वाहनों समेत 12 से अधिक लोग मलबे में दब गए। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट किया कि डाडम खनन क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी हूँ। त्वरित बचाव अभियान और घायलों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हादसे पर दुख जताया और कहा कि माइनिंग साइट पर जो हादसा हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मुझे इस बात की ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी से जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें, और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो नीचे कोई भाई दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हादसे पर दुख जताया और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार समय रहते खनन बंद करवा देती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जो भिवानी में डाडम में दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और उसका पूर्ण रूप से दोषी यहाँ सरकार है। 7-8 जो है शायद शव मिल चुके हैं और काफी लोग अभी दबे हुए हैं। उसमें जो हुआ है, दुर्घटना हुई है, इस बात की मेरी दिवंगत जो आत्माएं हैं उनसे मेरी सहानुभूति है, और जो ईश्वर से दुआ है वो जितने और दबे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आए। हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, कम से कम 5-4 हजार करोड़ घोटाला, अकेला वो घोटाला है। यही प्रयास आज सबको करना चाहिए, लेकिन इस घोटाले की जांच जो है तुरंत की जाए, जुडिशियल जांच की जाए। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी हादसे पर दुख जताया और सरकार पर अत्यधिक खनन के मामले को अनदेखा करने का आरोप लगाया। तो शाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूं, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूं। और स्थानीय सांसद धर्मवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
कार्यों में जुटा है। सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। वहीं तमाम आला अधिकारी भी मौके पर जुटे हैं। देखना होगा कि हादसे में कुल कितने लोग हताहत होते हैं। उम्मीद है कि सरकार हादसे के कारणों की पड़ताल करते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों से प्रदेश को बचाया जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए रवि कालीरमन के साथ महासिंह की रिपोर्ट। तो 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल का पहला दिन आपको याद होगा, सभी उत्साहित थे, जोश में थे और नए साल के पहले दिन अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन एक खबर सामने आती है, हालांकि एक खबर वैष्णो देवी से भी सामने आई थी, जहां पर भगदड़ की वजह से 12 लोगों की जान चली गई थी। और ठीक उसी ही दिन एक खबर भिवानी के तोशाम से भी सामने आई, जहां पर कई टन वजनी पत्थर गिरा और उस बड़े पत्थर के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की आशंका लगातार जताई जा रही थी और ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही खड़ा होता है कि अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, तो चुनौती कहां पर है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही मेरे सहयोगी केशव भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। रवि, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रही है? 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इतनी देरी? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से नए साल के दिन जो है ये दुख भरी जो खबर है, पहाड़ खिसकने से अनेक जो मजदूर हैं वो उसके नीचे दब गए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति जो है हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो इलीगल माइनिंग जो बताई जा रही है, कहीं ना कहीं वहां इलीगल माइनिंग हो रही है, जो माइनिंग हो रही है उसके चलते इस प्रकार की जो घटना है वो हुई। जिस प्रकार से जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक तय सीमा से ज्यादा की जो खुदाई करके जो है पहाड़ के पत्थर काटे गए, तो उसको लेकर विपक्ष के जो है सरकार निशाने पर है और लगातार विपक्ष भी यही मांग कर रहा है कि इसकी एक सिटिंग जज से जो है वो जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो घटना हुई है वो अपने आप में शर्मसार करने वाली है। 1 तारीख से आज 50 घंटे होने को है, तमाम जो मजदूर हैं वो पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं, उनके शव मिल रहे हैं। अभी तक जो 5 शव हैं वो मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है 15 से 20 जो ऐसे व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो इन पत्थरों के नीचे दबे होने की जिनकी आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की मैं बात करूं, एनडीआरएफ गाजियाबाद से एनडीआरएफ की एक टीम है वो वहां पहुंच चुकी है। हिसार से आर्मी की एक टीम वहां पहुंच चुकी है, हेल्थ विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है और आला जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इसमें पूरी तरह से जो है एक टीम बनकर तमाम काम कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये अपनी जो ये चीजें सामने आ रही हैं, चलिए रवि, आपकी बिल्कुल जिस प्रकार से जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं भी लगातार जुड़े हुए हैं। केशव, फिलहाल जिंदगियों को बचाने की इस जंग में हमारी जीत कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज के सिनेरियो को देखते हुए खड़ा हो रहा है। और 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। और निश्चित तौर पर यश ऐसा है और ये जांच का विषय है भी, लेकिन इससे भी एक बड़ी जानकारियां जो हाथ निकल कर आई। यश, एक बार टेक्निकल टीम से कहिए कि मेरी आवाज मुझे रिवर्ट कर रही है मुझे। चलिए केशव, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा, चूंकि हमारे साथ इस मसले पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मूलचंद शर्मा जी, फिलहाल 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं आपकी जानकारी में खुराना जी, जो स्लाइडिंग हुई थी, बहुत हैवी बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, उसमें हटाने में सारे 3 ग्रुप लगा हुआ है। बहुत लंबा समय से सभी लोग काम कर रहे हैं इसमें जी। और जैसे ही सब कुछ सारे पत्थर सारे हटेंगे, हम आपको जानकारी देंगे कि इतने कैजुअल्टी हैं, कितने एक्सीडेंट में मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं, सारी जानकारी आपको बताएंगे जी। परिवहन विभाग के साथ साथ आपके पास खनन विभाग भी है, लेकिन क्या इस मामले में लापरवाही देखी जा रही है? खनन विभाग इसको किस तरीके से देख रहा है? क्या ये लापरवाही थी या हादसा है?
शुरुआती तौर पर क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? इसकी जानकारी होने के बाद सारे जो टीम सारी इसके पत्थर हट जाएंगे, सारी ब्लास्टिंग हो लेगी, उसके बाद रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। क्या लापरवाही है, किस अधिकारी की लापरवाही है, किस कारण हुआ है या प्रकृति के कारण हुआ है, सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे बिल्कुल। फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? क्योंकि कल तक तो जानकारी ये सामने आ रही थी कि पत्थरों में होल कर दिया गया है, फिर डायनामाइट लगाया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। अब बैठे होंगे। सबसे बड़ा क्या है कि पत्थर बड़े स्टोन हैं, बहुत बड़े हैं, उनमें कई ब्लास्ट हुए हैं, कई पूरे नहीं हो पाए हैं। क्यों ब्लास्टिंग में काम चल रहा, होल करे हुए हैं। क्यों पत्थर भी छोटे नहीं, बहुत बड़े पत्थर हैं, पहाड़ी से गिरे हैं जी। तो इसके होने के बाद, साफ होने के बाद हम पूरी जानकारी आपको शेयर करेंगे, अवश्य करेंगे जी। मूलचंद शर्मा जी, मेरा एक और आपसे सवाल है। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक कह गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा रखी थी तो ये खनन क्यों हो रहा था? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को जानकारी नहीं है पूरी तरह से। ये शुक्रवार को माइनिंग पे कोई बैन नहीं थी, ये क्रैशरों पे बैन था। क्रैशर पॉल्यूशन एनजीटी का वो था। माइनिंग शुक्रवार से चालू हुई है और भूपेंद्र हुड्डा जी पता ना कौन सी बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले हटा था, शनिवार को ब्लास्टिंग हुई है जी। लेकिन जहां पर ये जी मूलचंद शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जहां शुक्रवार के हुआ था, शनिवार को ब्लास्टिंग है, शनिवार की कहानी है जी। तो मेरा कहना है कि चौधरी साहब का हम सम्मान करते हैं, सम्मान्य पूर्व में सरकार में मुख्यमंत्री जी रहे हैं। मेरा एक ही बात क्या है, जो कहेंगे इंक्वायरी कराएंगे, हम सबकी करा रहे हैं, पर यह कहना है कि अपनी बात रखें, बात अपने तथ्य के साथ रखें जी। और ऐसे में जब वहां पर इस बारे में पता किया गया, ठेकेदार से सवाल पूछा गया कि हाँ भाई ये खनन क्यों हो रहा था, यहाँ पर कितने यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, तो ठेकेदार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई डाटा नहीं मिला। सारी चीज होने के बाद, सारे ब्लास्ट होने के बाद, हम पूरी आपको बताएंगे सारी को जी। अभी क्या है कि हम सारी चीज आपको एक एक बात आपको बताएंगे जी। मूलचंद शर्मा जी, मेरा एक और आपसे सवाल है। जो परिजन है लगातार वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितने मजदूर हैं, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है, और कितने अभी तक 5 शव तो बरामद हो गए हैं, लेकिन क्या किसी के जिंदा होने की कोई संभावना है? जितने सब मिलने के बाद कितने व्हीकल एक्सीडेंट हुए हैं, कितने ब्रेक टूटे हैं, कितने उसमें आदमियों के जान माल गई है, कितने लोग उसमें मिले हैं, सारी हम आपको इसके साफ होने के बाद एक एक रूप में एक एक चीज देंगे हम आपको। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों के चोट पहुंची है, एक एक चीज आपको जानकारी देंगे। मूलचंद शर्मा जी, मेरे सहयोगी केशव भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। बोलिए जी। मूलचंद जी, मेरा पहला सवाल यह है सर आपसे, जब जो खनन मानक हैं वो 60 डिग्री तय किए जाते हैं, तो वहां पर 90 डिग्री पर भी 400 मीटर गहरी माइनिंग की गई थी। जो तो डीजी सेफ्टी थे, माइनिंग थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो पहली नजर में तो लापरवाही का मामला नजर आता है सर। ये डीजी सेफ्टी गाजिया अथॉरिटी है गाजियाबाद की, वो इसको देखती है। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, जो भी इस तरह की बेकायदी हुई हम कार्रवाई करेंगे, हमें समझ दीजिए ना। ठीक है। एक सर इसमें सवाल ये भी है, जो जिसके पास पूरा माइनिंग का ठेका था, गोवर्धन माइनिंग कंपनीज, वो सरकार की 81 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर तो पहले ही है। तो जब डिफॉल्टर है, सरकार का बकाया नहीं चुका पा रही है, तो आगे उसे कंटिन्यू करने की कोई खास वजह? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार कोविड का मामला आ गया, कोविड आ गई, एनजीटी आ गई, 2-2 महीने का इकट्ठा हो जाता, वो अपने पैसे जमा नहीं कर पाते। ये तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे रह गया, सब पैसे जमा करते हैं और पैसे करने के बाद 2 महीने के बाद नोटिस तो सब जमा करते हैं। नहीं, अब विपक्ष के नेता क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं ना कि डिफॉल्टर कंपनी है और मानकों का उल्लंघन करते हुए माइनिंग कर रही है, जिसका खामियाजा वहां के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। मैं अभी विपक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, जब तक सारे फैक्ट्स मेरे सामने नहीं होंगे मैं जवाब दूंगा, और बड़ी एक एक जवाब दूंगा जी। अगर दोषी पाई जाती है माइनिंग कंपनी मूलचंद शर्मा जी, या फिर जो मृतक है उनको मुआवजा देने की क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की, या कोई प्लानिंग ऐसी? हम सारी चीज करेंगे, एक बार सारी चीज सामने आ जाए, फिर मुख्यमंत्री जी
स्वयं इसको भी देख रहे हैं, मैं भी इसको देख रहा हूँ। जी मूलचंद शर्मा जी, एक और सवाल यह है कि अब कितनी देर और लग सकती है, कितना समय और लग सकता है सारी स्थिति को स्पष्ट होने में? जो भी समय लगेगा, देखो जल्दी पत्थर हटे उसके बाद क्लियर हो जाए, कोई सब तो नीचे नहीं है, कोई दूसरे व्हीकल तो नहीं है, एक बार देखो कितना समय और लगता है, जल्दी। चलिए मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, खास बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो केशव, यहाँ पर कई सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी सवाल किया कि आखिर जिस कंपनी को ये ठेका दे रखा था वो पहले से ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी, तो उसको ठेका क्यों दिया, ये खास वजह आपने पूछी थी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर जो आज की परिस्थितियों को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब और कितनी देर, कितना समय और लगेगा? बिल्कुल यश, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं और सेना की टुकड़ी भी बुलाई गई है। बहुत मेगा लेवल पर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन यश, ये प्राथमिक जांच में जो चीजें निकल कर आई है वो ये है कि देखिए, कोई भी जब खनन होता है तो उसमें अब कुछ तय मानक होते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना इसका मतलब होता है कि खुद के लिए ही आपदा को आप मौका देने एक तरीके से। यश, मेरी आवाज मुझे रिवर्ट आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज इसे ठीक कराइए। जी, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इस समस्या को, इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त करें। बिल्कुल। तो चीजें 400 मीटर की खुदाई, तकरीबन आप मान सकते हैं कि आधा किलोमीटर की खुदाई अगर 60 डिग्री पर की जानी होती है तो ठीक है, वो पहाड़ अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। लेकिन 90 डिग्री पर कर दी गई, किसी चट्टान को बिल्कुल ऐसा सीधा काट दिया गया, जैसे सेब को एकदम सीधा काट दिया गया, तो बाकी बचा टुकड़ा जो है वो तो दरकेगा ही, आप उसे रोकेंगे कैसे? अब अपना मुनाफा कमाने के लिए आप सभी मानकों को साइड में कर देंगे तो इस तरह की घटना को आप खुद ही बुलावा दे रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इस चीज को पूरा मेंटेन करने के लिए डीजी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई जाती है, डीजी माइनिंग ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि जो खनन का काम पूरा चल रहा है, क्या खनन करने वाले जो लाइसेंस लिया हुआ है, जिस कागज पर उन्होंने सशर्त सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं, क्या वो उनका पालन करते हुए माइनिंग कर रहे हैं या फिर वो अपने मुनाफे के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं? तो ये उन अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि उस चीज को सुनिश्चित करें। यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि तकरीबन इतने महीनों तक, इतने लंबे समय तक ये पूरा काम चलता रहा और जो आला अधिकारी हैं वो इतना भी नहीं माप पाए कि इस पूरे पहाड़ को 90 डिग्री पर नहीं काटा जाना, 60 डिग्री पर काटा जाना है। आगे चलते हैं, कुछ और शक की सुइयां हैं जो सामने खड़ी होती हैं। ये गोवर्धन माइनिंग कंपनी है जो कि यमुनानगर बेस्ड कंपनी है, हरियाणा की ही कंपनी है। इसके ऊपर सरकार का 81 करोड़ रुपए का बकाया है। हर महीने तकरीबन इसे 9 करोड़ की पेमेंट जो है वो सरकार को देनी होती है किश्त के रूप में, और बीते 9 महीने से इसने सरकार को एक चवन्नी भी नहीं दी है, एक पैसा भी नहीं दिया है। ठीक है, हमने खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि कोविड का समय था, मुनाफा नहीं हो पा रहा था, तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस चलता रहता है। दूसरी बात, कंपनी के जो टेंडर्स हैं उसके अंदर शर्तों में यह भी है कि अपनी सीएसआर के तहत जो डाडम गांव है उसका तकरीबन माइनिंग का 10% हिस्सा उसके विकास कार्यों पर भी वो खर्च करेगी, लेकिन उस पर भी कुछ खर्च नहीं किया गया। तो ये आंकड़ा अगर मोटा मोटा हम देखें तो 90 करोड़ रुपया सरकार को अभी माइनिंग कंपनी को देना था, जो कि माइनिंग कंपनी ने नहीं दिया है, और उसके बावजूद भी माइनिंग का काम वहां पर चल रहा था, वो भी मानकों को साइडलाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो हैं वो शक के दायरे में आती हैं और इस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि खनन मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जांच जब आगे होगी, दोषी कोई भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब ये सब कुछ हो पाएगा देखने वाली बात है। बिल्कुल, और यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो भी मृतक सामने आ रहे हैं, जिनके भी शव बरामद किए जा रहे हैं, उनके परिजनों को क्या सरकार मुआवजा देने के लिए कोई प्लानिंग कर रही है या नहीं कर रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। रवि, फिलहाल अगर बात करें यहां पर कि जिंदगी को बचाने की जंग में हमारी जीत कब होगी, ये तो बड़ा सवाल बना ही हुआ है। लेकिन ऐसे में जो पैरामीटर्स के खिलाफ जाकर माइनिंग की जा रही थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री और बाकायदा खनन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बात को लेकर आश्वासन दे चुके हैं कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो माइनिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है नियमों को ताक पर रखकर हो रही है। हमने आज से 6 महीने पहले ऐसे ही एक प्रोग्राम के तहत जो है खनन जो माइनिंग थी, अवैध माइनिंग के चलते जो मूलचंद शर्मा है उनसे बातचीत भी की थी और अपने दर्शकों को दिखाया भी था। उस समय भी यही जो है चीजें निकल के सामने आ रही थी कि जो माइनिंग है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव, उसको लेकर एक रिपोर्ट लेना बेहद जरूरी है। तो शाम से हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर सुखवीर जुड़ गए हैं। सुखवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। रवि, फिलहाल अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए।
बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से 6 महीने पहले हमने इसी प्रकार का एक मुद्दा उठाया था जिसमें ज्यादा एक्सप्लोसिव भरकर जो है ब्लास्ट किए जाते थे, लोगों के घरों की छतें तक है उनमें दरार आ गई थी, दीवारें टूट गई थी और प्लस्तर जो है वो झड़ना शुरू हो गया था। उस समय भी हमने आवाज उठाई थी और आज भी हम लगातार यही कह रहे हैं कि जो मानक जो थे, जो गाइडलाइंस थी जिसको फॉलो करते हुए जो माइनिंग करनी थी, उनको दरकिनार किया गया। जिस प्रकार से केशव बता रहे थे, बिल्कुल खड़ी जो चट्टान है उसको काट दिया गया, तो वो बचेगी कैसे, खड़ी कैसे रहेगी? तो कहीं ना कहीं एक तय सीमा थी, उससे तय सीमा से भी ज्यादा गहराई में जो है खनन किया गया, उसके पत्थर निकाले गए। इस साफ जो इनके भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं जो धर्मवीर सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया कि अवैध खनन हो रहा है और तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में तो उठती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा साफ कर दिया गया था कि इस चीज की जांच होगी, लेकिन विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है कि सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो मामला है कई हजारों करोड़ रुपए का जो है गबन का मामला बताया जा रहा है। और तब जिस प्रकार की जो चीजें वहां से निकलकर सामने आई, जिस प्रकार से जो मजदूर वहां दबे हैं, तो वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। केशव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल का पहला दिन कुछ मजदूरों के लिए काल बनकर आया था। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ तोशाम के पुलिस इंस्पेक्टर सुखबीर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। जी सुखबीर जी, फिलहाल 50 घंटे का वक्त बीत चुका है, देरी कहां पर हो रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसटीआरएफ की टीम लगातार मलबे को हटाने में लगी हुई है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मलबा हटाया जा रहा है लगातार। प्रशासन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि कल तक का जो अपडेट था वो यही आ रहा था कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बीच में होल करके वहां पर डायनामाइट रखे जाएगा, फिर उसको तोड़ा जाएगा ताकि जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाए। इस प्रक्रिया में कितनी आगे वृद्धि हुई है, कितना आगे बढ़ी है ये प्रक्रिया? जो बड़े पत्थर थे उनमें स्वाग करके छोटे बना दिए गए हैं और उसको हटाने लग रहे हैं लगातार। तो फिलहाल जो शवों की संख्या है वो 5 बताई जा रही है, और कितने लोग दबे हो सकते हैं इन बड़े पत्थरों के बीच में, ये कोई जानकारी? यहाँ के जो इनसे पूछताछ से रिकॉर्ड के मुताबिक जो आदमी थे वो निकल लिए हैं, लेकिन अभी मलबा हटा नहीं है पूरा कंप्लीट। उसके हटने के बाद ही पता चलेगा और भी कोई है अंदर या नहीं। जी, जब ये बड़ा हादसा सामने आया था तो ये जानकारी शुरुआती तौर पर ये सामने आ रही थी कि 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं लग रहा है। इनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो आदमी थे वो सारे कंप्लीट उसके हिसाब से निकल चुके हैं। फिर भी अगर कोई है तो मलबा हटाने के बाद पता लगेगा वो है या नहीं कोई। और कितने समय तक और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रह सकता है, इसकी कोई जानकारी? ये रात तक शायद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जी, रात के बाद मतलब सारी चीजें पुख्ता हो जाएंगी कि कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे? चूंकि ठेकेदार से जब ये सवाल पूछा गया था तो ठेकेदार ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं था इनके पास, जो रजिस्टर था उसके मुताबिक जो आदमी यहाँ अंदर गए हुए थे वो रिकॉर्ड चेक कर लिया गया पूरा। उसके तो कितने मजदूर काम कर रहे थे? यहाँ पे फिलहाल 5 डेड बॉडी मिली है और 2 इंजर्ड जो इनको चोटें लगी हैं, बाकी साइड में खड़े थे वो बाहर थे। आपको लग रहा है कि अभी और शव इन बड़े पत्थरों के बीच से बरामद हो सकते हैं, ऐसी कोई अंदेशा, ऐसी कोई संभावना? ये तो हटाने के बाद ही पता लगेगा, जिसका हटने के बाद। चलिए सुखबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पहाड़ दरकने से कई लोगों की जानें चली गई है। अभी 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पहाड़ के मलबे और शिलाओं के नीचे कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये जो प्रक्रिया है रेस्क्यू ऑपरेशन की, कब तक जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।